हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं मेरे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात चल रही है भाई। यहां पर हम लोगों ने इसमें सीखा हमारे हाइड्रोस्टैटिक वाले पोर्शन को, जहां पर हमने द्रवस्थैतिकी की बात करी, जहां पर हमने डिस्कस किया कि अगर कहीं पर फ्लूइड को स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो किस तरीके के बिहेवियर को शो करता है, मतलब उस द्रव के अंदर जाने पर दाब के मान में कैसे परिवर्तन आता है, और उसी क्षैतिज सतह पर चलने पर दाब के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ब्यूवेंट फोर्स क्या होता है भाई, उत्प्लावन बल क्या होता है, और कोई चीज कैसे तैर सकती है, इसको हम लोगों ने सीखा। मतलब मैं ऐसा कहूं तो इस चैप्टर के एक पोर्शन को हमने कंप्लीट किया, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए लेकर आने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा दिक्कत हमें होती कहां पर है, न्यूमेरिकल्स में, है ना। बोलते टॉपिक्स तो सबको समझ में आ गया, भैया न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं तरल दाब और पास्कल के नियम पर आधारित प्रश्नों को। ठीक है, मतलब हम सेपरेट अलग अलग नियमों के लिए अलग अलग सेशन लेकर के आने वाले हैं, जहां पर डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ उसी फॉर्मूले, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, ताकि आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सके और इजीली उन टॉपिक्स को समझ सके, उनकी अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाए। इसके लिए ये काम कर रहे हैं। तो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स लेकर के आते हैं भाई, जिसके अंतर्गत ये टॉपिक आज के लिए रहने वाला है। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि यहां पर अगर आप जे एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, या फिर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करें, ये सेगमेंट आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस दिलाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम सेशन को, समझते हैं सबसे पहले इन दोनों फॉर्मूले को। तो सबसे पहली बात तो आती है तरल दाब की। तरल दाब का मतलब सिंपली ये है कि भाई अगर किसी तरल के अंदर किसी ठोस को, है ना, डुबाया जाए तो वो ठोस कुछ ना कुछ दाब का अनुभव करेगा। जैसे मान लीजिए यहां पे एक तरल भरा हुआ है, इसके अंदर हम एक तरल भरते हैं, ठीक है, ये एक तरल इसके अंदर में भरा हुआ है, एक लिक्विड हमने इसके अंदर में भरी हुई है, और इस लिक्विड में मैं करने वाला हूं क्या भाई, तो इस लिक्विड में मैं लेकर के आऊंगा एक ठोस। इसके अंदर हम क्या करें, एक ठोस। तो भैया एक ठोस ले आइए, चलिए एक ठोस इसके अंदर लाया जाए। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे मैं बात करता हूं, इस पॉइंट पे किसी अगर ठोस को ले जाऊंगा, इस पी पॉइंट पे, तो ये ठोस क्या करेगा, इसके ऊपर कुछ दाब का अनुभव करेगा, है ना। तो दाब जो होता है इस पी पॉइंट पर, बिंदु पी पर तरल द्वारा लगाया गया दाब कैसे कैलकुलेट होता है भाई, तो ये होता है P इक्वल्स टू F अपॉन A, मतलब दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। भाई सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा, फिर तो इसके ऊपर के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास्कल ने क्या कहा दूसरी तरफ, कि यदि G की उपेक्षा कर दी जाए, पास्कल का नियम, इन्होंने कहा कि यदि G की उपेक्षा कर दी जाए, मतलब जो ये गुरुत्वीय त्वरण है उसको आप भुला दो, तो द्रव में सभी बिंदुओं पर दाब का मान समान होगा, दाब का मान समान होगा, यानी सभी जगह पर जो दाब होगा वो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो मतलब इनके अकॉर्डिंगली ये था कि हर जगह पर प्रेशर जो होगा, चाहे आप इस P1 पे रहे, इधर एक P2 मार्क कर ले, एक यहां पर P3 मार्क कर ले, एक इधर में P4 मार्क कर ले, कहीं पर भी चले जाए, हर जगह प्रेशर जो रहने वाली है वो सेम रहने वाली। तो हमें एक पॉइंट समझ में आता है कि अगर मैं इस प्रेशर को, इस P1 पॉइंट को ऐसा कंसीडर कर लूं कि ये एक सिलेंड्रिकल पॉइंट है, ये देखिए एक सिलेंडर है, तो ये P पर जो प्रेशर होगा उसको कैसे लिख सकता हूं मैं, तो मैं लिखता हूं कि इसका क्षेत्रफल जो है, कौन सा क्षेत्रफल भाई,
तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो होगा ए जो होगा वो पाई आर स्क्वायर के बराबर हो, मतलब P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, यानी एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये है हमारा दाब। यहां पर हमने इसकी भी बात कर ली, किसकी, तो हमने बात कर ली हमारे पास्कल के नियम की, यानी पास्कल के अकॉर्डिंगली इस द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर जो दाब होगा वो समान होगा। कब होगा ये सब कुछ, जब द्रव संतुलन की अवस्था में हो। द्रव अगर संतुलित अवस्था में है तभी होता है। तो तरल दाब P अपॉन एफ, मतलब प्रेशर अपॉन एरिया, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स अपॉन एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चंस पे आते हैं भाई, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे भी, है ना, तो आप तैयार हो जाओ भाई, कॉपी पेन लेकर के बाकायदा। और मेरे करने से पहले भी आप ट्राई कर सकते हो, डायरेक्टली देखना आपका आंसर बनेगा, और तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स हमें पढ़ाया जा रहा है, जो हम सीख रहे हैं, वह एक्चुअली वैसे ही बिहेव कर रही है जैसा हम सीख रहे हैं। मतलब जब हमें उसको कॉम्पिटिटिव में या स्कूल में परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी तब आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए न्यूमेरिकल्स को देख करके सिर्फ और सिर्फ ना छोड़ें, देखने के बाद ट्राई करें। खुद के पेन से जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा। जब तक वो आपके खुद के पेन से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा वो मेरा है सिर्फ, ठीक है। मेरा कहने का मतलब कि जहां से भी आप रीड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, सिर्फ उसी कंटेंट का है, आपका नहीं है। आपका तब तक नहीं होगा जब तक आपके पेन से नहीं चलेगा। पेन चलाइए भाई, न्यूमेरिकल्स अगर आपको सॉल्व करना है पेन चलाइए। पेन जितना ज्यादा चलेगा उतना डर भागेगा। स्पेसिफिकली मैं हमारे बायो वाले स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं कि भाई बायोलॉजी लेने वाले लोग हमेशा से यही सोचते हैं कि भैया उनके साथ धोखा हो गया है ना, मैथ्स छोड़ करके आए थे, बिना मैथ्स के इधर कुछ हो नहीं रहा। तो भैया आप ऐसा मत सोचो, ये आपकी सोच का सिर्फ और सिर्फ हिस्सा है। बिना मैथ्स के साइंस की कल्पना नहीं कर सकते, और जब नहीं कर सकते तो भैया उससे डरने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा तोब नहीं होता, बहुत आसान होता, बहुत ईजी होता, बहुत ही टू द पॉइंट होता है। हाँ, मैथमेटिक्स के जितने कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे होते हैं उसमें बहुत डीप होता। यहां पे इतना डीप नहीं है भाई। ये 10th क्लास तक के जो आपने बेसिक मैथ्स पढ़ी थी सिर्फ उसी की बात करेंगे। अब देखना ना, अभी मैं क्या करने वाला, बहुत ही सिंपली आपको मैंने हमेशा से सिखाया, न्यूमेरिकल करने के सबसे पहली कंडीशन है कि गिवन डेटा आप लिख दो। दिया गया क्या है, अगर आपने ये लिख दिया तो आपका खेल हो गया। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले लिखिए दिया गया है क्या, और दिया गया है अगर आपको पकड़ना है तो उसके लिए बढ़िया तरीका होता है भैया यूनिट पकड़ो। अब यहां पे कह दिया 0.2 mm स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल है, यहां पे कह दिया 30 न्यूटन मतलब बल है। मैं बाद में पढ़ूंगा, मैं पहले लिखता हूं। देखिए ना, मैं कहता हूं यहां पर क्षेत्रफल गिवन है, मुझे नहीं पता, क्षेत्रफल मुझे गिवन है, एरिया मुझे गिवन है 0.2 mm स्क्वायर, और यहां पर बल जो है F जो गिवन है वो गिवन है 30 न्यूटन। खत्म हो गई बात। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने बिना पढ़े लिखा भाई, आप भी बिना पढ़े लिख सकते हो। पूछो क्यों, यूनिट तो पकड़नी होती है ना भाई। आइए पढ़ते। एक लोहे की कील जिसकी नोक का क्षेत्रफल 0.2 mm स्क्वायर mm है, किसी दीवार पर रखकर 30 न्यूटन के बल से दबाई जाती है, तो कील द्वारा दीवार पर लगाया गया दाब ज्ञात कीजिए। यह रही हमारी एक दीवार, इस पर एक कील, इसका ये जो नुकीला वाला हिस्सा है ना, इसका ये जो नुकीला वाला हिस्सा है, इस नुकीले वाले हिस्से का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हमें गिवन है 0.2 स्क्वायर mm, और इस पे जो बल लगाया जा रहा है वो है 30 न्यूटन। अब तो समझ में अगर ऐसा किल ठोक रहे हैं तो ये जो पॉइंटेड हिस्सा है इसका एरिया दिया है 0.2 स्क्वायर mm। ये डायमेंशन जो गिवन है 0.2 स्क्वायर mm, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, स्टैंडर्ड में चेंज करते हैं तो कितना होगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर मीटर, मतलब 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 स्क्वायर मीटर हो गई इसकी क्या एरिया। अब मेरे से कह रहे हैं दाब ज्ञात कीजिए, तो दाब बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या भैया, बल बटा में क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल। बल कितना है भाई, तो बल है 30 न्यूटन, क्षेत्रफल कितना है तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, अब 0.2 को हटाएंगे, नीचे क्या आएगा भैया 10, ऊपर जाएगा एक पावर और बढ़ा देगा, मतलब 30/2, ठीक है, इंटू यही कहीं लिख लेता हूं, ये नीचे कितना आया भैया, नीचे आया 10,
ऊपर जाएगा तो पावर एक और बढ़ा रहा, मतलब 10 टू द पावर -7, 2 से कट गया 15 बार में, मतलब 15 गुणे 10 की पावर -7 पास्कल। क्यों भैया? क्योंकि प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, यानी इसको मैं चाहूं तो 1.5, ठीक है, इसको कैसा लिख सकता हूं मैं? अच्छा ये +7 हो जाएगा भाई, ऊपर गया ना, +7 हो गया। 1.5 डेसिमल को एक लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आए हैं, ठीक है, डेसिमल को एक लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आए हैं, तो पावर को क्या करना पड़ेगा भैया? 10 की पावर 8 पास्कल। करके देखेंगे, ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, 10 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 7। तो ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आई होप कि नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? तीसरी बात, तो मैंने बोला था न्यूमेरिकल आसान होता है, बहुत इजी होता है, क्या करना, बच्चों वाला काम है, और डिवाइड तो करना था, क्या चाहिए अब? नो डाउट मैं बोलता हूं आपके फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत थोड़े से टिपिकल वाले, लेकिन वो सब दौर खत्म हो गया, हमारा फर्स्ट पार्ट में चला गया वो सब। सेकेंड पार्ट में ना ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला टफ टिपिकल, सेकेंड पार्ट में कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट पार्ट में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आज सच, ठीक है ना? हाँ प्रैक्टिस मांगती है भैया, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो थोड़ी सी ज्यादा मांगती है बस। अगले सवाल पे आइए, देखिए इसको भी आप खुद सॉल्व करेंगे, पढ़िए एक बार। दो उर्वस्थियां मतलब फीमर जिनके प्रत्येक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, मतलब एरिया क्षेत्रफल गिवन है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्क्वायर सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में तो नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर -4। 10 का गुणा और कर देंगे इसमें, है ना, 10 का गुणा अगर कर देंगे तो कितना बचेगा भाई? तो ये बचेगा 10 की पावर -3 स्क्वायर मीटर, ठीक। अच्छा, 40 किलोग्राम संगति के मानव शरीर के ऊपरी भाग को संभालती है। ये दो अस्थियां हैं जो 40 किलो का आदमी है उसको भैया संभाल रही हैं। ऊर्ध्वस्थियों द्वारा सहन किए जाने वाले औसत दाब की बात कीजिए। अच्छा, 40 केजी जो है ना वो मानव शरीर का भार है, मतलब जो बल लगाया जाएगा, है ना, जो यहां पर बल का मान होगा वो कितना होगा भाई? तो देखिए द्रव्यमान गिवन है, केजी गिवन है, मतलब द्रव्यमान गिवन है, मतलब यहां पर क्या गिवन है? द्रव्यमान गिवन है, मास गिवन है हमारा 40 केजी। मतलब हमारा यहां पर बल की गणना अगर करूं, वेट की गणना करूं या फोर्स लिख लूं, ये किसके बराबर होगा? तो ये mg, मतलब 40 इंटू 9.8, है ना, तो ये 8 चौके 32, 8 चौके 32 3 और 9 चौके 36 और 3 39 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। डेसिमल उधर 0 जाके खत्म हो गया, है ना। अब क्या होगा भाई? ये तो मिल गया बल। अब कह रहे हैं कि भाई आपको बल मिल चुका है, क्षेत्रफल आपके पास में है, ठीक है। तो मैं यहां पर नीचे लिखता हूं, देखिए कुल क्षेत्रफल, तो आपको अगर ट्वाइस ऑफ ए लिखिए, क्योंकि ये एक का था ना, दोनों की बात करें तो ट्वाइस ऑफ ए यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -3। कितना हो गया? 2 इंटू 10 टू द पावर -3। आपसे मांगा जा रहा दाब, है ना, तो दाब बराबर बल बटा में कुल क्षेत्रफल। कुल क्यों कर रहे भैया? 2 अस्थियां हैं, कितनी? 2 अस्थियां, तो इसलिए 2 से गुणा कर दिया था। बल जो है 392 न्यूटन, और ये कुल कितना हो गया? 2 इंटू 10 टू द पावर -3। कुछ गड़बड़ लिख रहा हूं क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, अब क्या काम करना है? 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितने बार में कैंसिल होगा? एक बार में कैंसिल हुआ, 19 हो गया, है ना, तो 9 दूनी 18, 1 12 6, 196 इंटू 10 टू द पावर +3, ये हो गया प्रेशर। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखे तो डेसिमल को 3 पॉइंट और लेफ्ट में खिसकाइए, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट और बढ़ा दीजिए, 1.96 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है ना, 1.96 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, है ना, 1.96 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ये मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या किया है समझ में आ गई, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करने के लिए डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में खिसकाया, और कुछ नहीं किया। पॉइंट के ले रहे भाई, कितना आसान चल रहा है सब कुछ, बहुत ही सिंपली। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि औसत दाब बता दीजिए, हमने बता दिया औसत दाब कितना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाई जाए कहानी को, अगले सवाल पे आते हैं।
अगला सवाल कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट वाली दो पिचकारियों में बिना सुई के पानी भरा है। सिरिंज देखी होगी, सिरिंज जिससे इंजेक्शन देते हैं उसकी बात करें, उसमें निडल नहीं लगी हुई है, ठीक है। और इन्हें पानी से भरी रबर की नली से जोड़कर कस दिया गया। जो वो डॉक्टर्स जो उसके लिए यूज करते, भाई पानी चढ़ाने के लिए जो यूज करते पतली वाली पाइप, उसको दोनों तरफ कनेक्ट कर दीजिए। चलिए, छोटे और बड़े पिस्टन का व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, जरा देखिएगा। एक ऐसा इंजेक्शन वाला पॉइंटर है, ठीक है, और एक तरफ दूसरा। इन्होंने खुद ने कहा है कि 1:3 है, तो एक कम है और एक थोड़ी सी ज्यादा हो गई, ये 1:3। अब इसमें पिस्टन को पैक भी तो करना पड़ेगा। इसमें पिस्टन लगा हुआ है, मतलब एक ऐसा कनेक्टर लगी हुई है, ऐसे ये पैक है ना, ये पिस्टन हो गई। इधर साइड में भी एक पिस्टन लगी हुई है। भाई सिरिंज सभी ने देखी होगी, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये अगर आपको अभी दिख नहीं पा रहा है तो लीजिए, आप दिखेगा। इसको पैक कर देते हैं ना, ये ऐसा, ये भी ऐसा पैक होता है, ठीक है। अब इंजेक्शन जैसी दोनों तरफ से दिख रही है। अब क्या है, तो दोनों का जो डायमेंशन है, मतलब डायमीटर का डायमेंशन वो अलग अलग है। इसको कह रहे हैं कि क्रमशः एक पिस्टन का व्यास 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, मतलब इसका डायमीटर जो है, रेडियस लिख लेता हूं 1/2 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 सेंटीमीटर है। और इसका जो है वो 3 सेंटीमीटर है रेडियस, 3/2 सेंटीमीटर बेसिकली डायमीटर दिया ना, व्यास दिया है, तो व्यास आधा कर देते हैं, तो ये हो गया भैया हमारा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे एक पाइप से, तो एक पाइप से जोड़ देते हैं, पानी से भरी हुई पाइप है, एक पाइप से जोड़ दिया, ये दोनों को एक पाइप से जोड़े। और पाइप के अंदर में क्या भरा है भैया, तो इसके अंदर में पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें भी पूरा पानी भरा हुआ है, इधर भी पूरा पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। इसमें पूरा ऐसा पानी भरा है, और ये वाले सेगमेंट में भी पूरे में ऐसा पानी भरा हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें स्पेसिंग अगर अवेलेबल नहीं है, तो अगर यहां से कंप्रेस किया जाएगा तो इस वाले पिस्टन को उठना पड़ेगा, इसको कंप्रेस करेंगे तो इस वाले पिस्टन को उठना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गई होगी बात। चलिए, ऐसे वाले खूब सारे आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे। कहां पे भाई, तो आपको है ना प्रोजेक्ट बनाने को जब स्कूल में दिया होगा, हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट बना के लाओ, तो आपने अगर सर्च किया होगा तो खूब सारे जेसीबी मशीन, जेसीबी क्यों भाई, है ना, पोकलेन मशीन, बेसिकली जेसीबी नाम ही फेमस हो गया, और उसका क्या ही बोले। खैर, वो मशीन जो चलती है ना, जो डिगिंग के लिए काम आती है, खुदाई करने के लिए काम में आती है, तोड़ने फोड़ने के काम में आती है, भाई बुलडोजर नाम से बड़ा फेमस है अभी। तो उसमें जो ना हाइड्रोलिक्स का ही गेम है, उसको घर पे हम ऑपरेट करके वैसा बना सकते हैं एक मॉडल। वो मॉडल बनाने के लिए वहां पर सिरिंज और पाइप की जरूरत पड़ती है, उसी वाले की बात करना चाह रही है। देखिए, कह रहे भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट वाली दो पिचकारियां बना दी हमने, पानी भरा है और पानी भरी रबर की नली से जोड़कर कस दिया हमने पानी भरी रबर से। पिस्टन के व्यास क्रमशः 1 और 3 सेंटीमीटर हमने बना दिया। जब छोटी पिस्टन पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो बड़े पिस्टन पर लगने वाले बल का आकलन करना है। जब छोटे पर बल लगाया है तो बड़े पर कितना बल लगेगा, इसका आकलन करना है। तो मैं ए का सॉल्यूशन यहां पर बनाता हूं, जरा देखिए। जो इस पे बल लगाएंगे, है ना, उतना ही बल इसके, मतलब जो दाब, जो प्रेशर यहां होगा वही प्रेशर यहां पर भी होगा। तो देखिए, दोनों ही पिस्टन पर समान दाब आरोपित होगा।
आरोपित होगा, दोनों पर जो दाब होगा वो समान होगा। मतलब मैं इधर मैं कहता हूं P1 है, इधर मैं कह लेता हूं P2 है, तो P1 बराबर होगा P2 के। P1 अगर बराबर हो गया P2 के, इसका मतलब क्या लिखेंगे भाई, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स 1 अपॉन एरिया 1 इज इक्वल्स टू फोर्स 2 अपॉन एरिया ऑफ 2। फर्दर अगर सॉल्व करूं तो F2 को नीचे ला दीजिए, तो मैं लिखता हूं F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन में A2। चलेगा क्या, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। ठीक है, ठीक है। तो अब पॉइंट एक समझ में आ रही है कि कह रहे हैं छोटे वाले पिस्टन पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो बड़े वाले पिस्टन पे लगे बल का आकलन कीजिए। मतलब F2 निकालनी है यहां से, तो एक काम करते हैं, ऐसा नहीं लिखता हूं, F2 चाहिए ना, F2 चाहिए ना, तो इसको ऐसा लिख लेता हूं F2A1 इज इक्वल्स टू F1A2। मतलब यहां से अगर लिखूंगा तो F2 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, F1 टाइम्स ऑफ A1 अपॉन A2। अब लिखता हूं मैं, जरा देखिए, A1 अपॉन A2 करना है, F1 की वैल्यू गिवन है, A1 मतलब पाई R1 स्क्वायर, A2 मतलब पाई R2 स्क्वायर। क्लियर है क्या, पाई से पाई कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ F1। यानी अब मैं यहां पर लिख लेता हूं इसके लिए फाइनली आंसर, यहां पर एक ही बात करें है ना, F2 बराबर क्या मिल गया, F1 गुणे R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। F1 की वैल्यू गिवन है 10, R1 की वैल्यू हम लोगों ने, ये देखिए ये R1 है और इसको R2 मान लेते हैं। R1 कितना है 0.5 और R2 कितना है भैया, क्लियर किया ना, R2 कितना है, R2 कितना है, तो F2 चाहिए था भाई, कुछ मिस्टेक कर दिया अपन ने क्या, हाँ ये A1 नीचे जाएगा, ये F1 A2 ऊपर था ना, ये नीचे जाएगा, ये R2 अपॉन में R1 का स्क्वायर, R2 अपॉन में R1 का स्क्वायर, ये R2 अपॉन में R1 का स्क्वायर, R2 अपॉन में R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ठीक है, तो ये 10 गिवन है, R2 गिवन है 1.5 अपॉन में R1 मतलब 0.5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये F2 इज इक्वल्स टू 10 गुणे, ये 5 से कैंसिल करेंगे, 5 15 3 का स्क्वायर, मतलब F2 बराबर कितना 90 न्यूटन। F2 कितना गया 90 न्यूटन। तो कह रहे हैं छोटे वाले पे 10 न्यूटन का बल लगाएंगे, तो बड़े वाले पे कितने का लगेगा 90 न्यूटन का बल लगेगा। मतलब यहां पर F2 की वैल्यू कितनी आ गई है 90 न्यूटन, यहां पर F1 की वैल्यू मुझे दी गई है कितनी 10 न्यूटन। और ये वो लिफ्ट वाली बातें याद आ रही होंगी कि हमने द्रव चलित लिफ्ट में क्या किया था, इधर साइड में कम बल लगाकर दूसरी तरफ एक भारी भरकम कार उठा पाते थे। तो देखिए ना, इधर में मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन इधर 90 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हुआ, तो कम बल लगा करके ज्यादा भारी वस्तु को उठा सकते हैं ना। यहां पे साफ सुथरी दिख रही है बात, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट हमें यहां पर क्लियर हो जाता है कि भैया F 10 न्यूटन है तो F1 10 न्यूटन है तो F2 हमारा 90 न्यूटन आएगा। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब दूसरा सवाल यहां पे, यदि पिस्टन को 6 सेंटीमीटर अंदर धक्का दिया जाता है तो बड़ा पिस्टन कितना बाहर चले जाएगा। अगर मैंने इसको यहां से मान लीजिए यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर खिसकाया है, तो ये यहां से इधर कितना चला जाएगा बाहर की तरफ, ये सवाल है। तो एक बात समझिए, जो जल का आयतन यहां पे होगा वही उतना आयतन यहां पर भी जाएगा। समझिएगा, 6 सेंटीमीटर चलाने में यहां इतना सारा जल जो था, इतना सारा जो जल था वो इसके अंदर चला गया, तो हो सकता है इतना सारा जल वो इतने में ही ऑक्यूपाई हो गया। तो पहले वाले पिस्टन में जल का आयतन और दूसरे वाले पिस्टन में जल का आयतन बराबर होगा भाई। जो पानी इसमें से धकाएंगे वही इसमें जाएगा, तो जितना आयतन मैंने पहले वाले से निकाला वही दूसरे में गया। तो मैं ऐसा लिखता हूं, बी को इधर सॉल्व कर लेता हूं, बी को यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बी का आंसर मैं कहता हूं कि पहले पिस्टन से निकला हुआ
जल का आयतन बराबर होगा दूसरे पिस्टन में प्रवेश किए गए जल के। मतलब मैं कहता हूं कि जो आयतन यहां से V1 जो होगा वो बराबर होगा V2 के। V1 का मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं इसका x1, वैसे इसका एरिया 2 और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x2। ये जो 6 सेंटीमीटर लिखे रहे हैं ना, ये डिस्प्लेसमेंट उसको x1 कह रहा हूं, और इधर जो डिस्प्लेस होगा उसको मैं x2 कह लेता हूं। तो मैं कहता हूं a1 x1 इक्वल्स टू a2 x2। मुझे ये x2 की वैल्यू चाहिए, तो क्या मिल जाएगा, a1 x1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू x2। x2 का मतलब क्या भाई, विस्थापन है ना, x2 दूसरे वाले पिस्टन का विस्थापन। यह विस्थापन किस तरह का है, तो फॉर्मूला मिला है मुझे a1 x1 अपॉन में a2 पाई r1 स्क्वायर x1 अपॉन पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, बाकी की वैल्यूज ला करके रखते हैं। तो r1 का मतलब 0.5 सेंटीमीटर, r1 का मतलब 0.5 सेंटीमीटर, r2 का मतलब 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू x1 का मतलब ये बोल रहे थे 6 सेंटीमीटर खिसका है भाई, तो 6 सेंटीमीटर लिख लिया। ये देखिए ना कितना बोले, कितना खिसका है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने मीटर वीटर में चेंज नहीं किया है ना, मैंने यहां पे किसी भी वैल्यू को मीटर में चेंज किया ही नहीं। क्यों नहीं किया, रेशियो निकालना था इसलिए छोड़ दिया, बन रहा है। और नहीं तो स्टैंडर्डली तो आपको इसको चेंज करना चाहिए, ये विभाजित करना था इसीलिए हो रहा है भैया। अगर ये विभाजित नहीं करना होता दोनों को तो फिर है ना मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि वो 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 दोनों तरफ लिखता, वो कट जाता, इसलिए यहां पर मैंने किया नहीं है। अदरवाइज आपको यहां पर जो विस्थापन मिलेगा वो सेंटीमीटर में ही मिलेगा अब, ठीक है ना, मीटर में नहीं मिलेगा। तो अभी इसको उड़ाएं अगर, तो 5 3 आई 15 3, मतलब ये कितना हो गया भैया, 1/6 गुणे 6, मतलब कितना, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 सेंटीमीटर। यहां पे जो विस्थापन मिलेगा ये तकरीबन कितना मिल जाएगा, 1 सेंटीमीटर के। अतः अच्छा ये तो 9 हो जाएगा यार, 1 सेकेंड, 3 3 9 हो गया ना, 9 हो गया, 1 सेंटीमीटर नहीं आएगा, ये आ गया 6/9, 6/9। 6/9 को अगर कैंसिल करते हैं मतलब 0.67 सेंटीमीटर करीब, तो ये x2 मिल गया 0.67 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करते हैं तो 10 टू द पावर -2 और ऐड होता है इसके अंदर में, है ना, 0.6 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर है, तो ये x2 मतलब यहां पर इसमें, इस वाले में जो विस्थापन मिलेगा 0.62 का विस्थापन यहां देखने को मिलने वाला है। कंफ्यूज मत होइएगा भैया यूनिट में, है ना, यूनिट्स में जो कि भैया कई जगह पे आप कन्वर्ट करते हो मीटर में, कई बार नहीं करते हो, क्यों नहीं किया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 4, चौथे सवाल की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या कि एक कार उत्थापक में छोटे पिस्टन जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कार उत्थापक का मतलब समझ में आ रहा है कि भैया ये एक लिफ्ट है जिसके ऊपर कार को रख करके हम उठाने वाले हैं। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात चल रही है उसी की कहानी हम यहां पर भी कर रहे हैं, जो पीछे में भी किया था वो अल्टीमेटली हाइड्रोलिक लिफ्ट के ही बेसिस पर था, वो कार नहीं उठा रहे थे बस, है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, एक कार उत्थापक में छोटे पिस्टन जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, F1 बल संपीड्य वायु लगाती है। ठीक है, यह दाब 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे पिस्टन पर संचालित हो जाती है। यदि उठाई जाने वाली कार की संगति 1350 किलोग्राम हो तो F1 का आकलन कीजिए। इस कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक दाब क्या है यह भी बताइए, और G की वैल्यू क्या लेना है इसकी भी बात इन्होंने कर ली। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो छोटे पिस्टन की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर। छोटे पिस्टन की त्रिज्या मतलब R1 जो है त्रिज्या छोटे पिस्टन की, यह गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वर्ट कर लेता हूं भाई, हो सकता है कहीं पे मेरे को है ना दाब निकालना है तो देखिए है ना एरिया निकालनी पड़ेगी और वहां पे मुझे जरूरत पड़ जाएगी, कर लेता हूं कन्वर्ट, है ना, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, F1 बल संपीड्य वायु लगाती है, यह दाब 15 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या पर, मतलब R2 जो है
ठीक है, त्रिज्या है बड़े पिस्टन की, कितना 15 सेंटीमीटर, यानी 15 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, यदि उठाई जाने वाली कार की संगति 1350, मतलब ये कार का द्रव्यमान m गिवन है भैया 1350, तो मुझे इसका भार निकालना होगा कितना, तो 1350 गुणे 9.8। भाई सीधी बात है, मुझे इसको क्या करना पड़ता है, मुझे इसको गुणा करना पड़ता है 9.8 से, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, फिर जाकर के ये मुझे मिल पाता है। तो मुझे तो इसको गुणा भी करना पड़ेगा, है ना, 1350 और ये 9.8 है, डेसिमल से वो जीरो खत्म हो गया, भूल जाता हूं मैं, है ना। ये 8 पंजे 40, 4 8 तरीके 24, 4 27 और 8 है कम 8 2 10, 9 पचे 45, 5 4 9 तिया 27, है ना, 27 और 4 31, 3 9 एकम 9 और 9 और 3 12। लो भैया जीरो, ये एक जीरो डेसिमल खत्म पहले ही हो चुका है ना। 7 और 5 12, 1 2 3 1, ये मुझे मिल गया 13220 न्यूटन। ये इतने का जो है ये फोर्स है। ये किसका फोर्स है भाई, ये F2 है। ये F2 है मतलब क्या, ये कार के साइड पे। ये ध्यान में होगा, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं भाई, ये इस तरीके से एक अरेंजमेंट थी हमारी। यहां पे एक छोटा पिस्टन था, यहां पे हमारा एक छोटा सा पिस्टन था, जिसके ऊपर मुझे क्या लगाना होता है, मुझे इस पे F1 फोर्स लगाना होता है, ठीक है। और यहां पे ये एक बड़ा सा पिस्टन है, इसका एरिया A1 था, इसका एरिया जो है वो A2 है। और यहां पे मैं क्या करता हूं, एक पूरी की पूरी ऐसी कार यहां पे रख सकता हूं। इस पूरे कार को क्या कर लेगा भैया, ये यहां से उठा लेगा। मतलब ये जो फोर्स लगेगा F2, ये ऊपर की तरफ लगेगा। मुझे कितना उठाना है, तो ये जो कार का भार है उतना ही उठाना है ना। तो कार के भार मतलब F2 की बात हो गई। F1 का आकलन करना है, तो देखिए भाई यहां पर मुझे जब F1 का आकलन करना है तो कैसे निकलेगा मेरा F1। इसके लिए हमारे पास में फॉर्म अवेलेबल है। ये जो इसके अंदर में भरा होता है, ये पूरा का पूरा क्या भरा होता है, एक लिक्विड भरी होती है ना, एक द्रव भरी है। अब मैं कहता हूं F1, दोनों ही जगहों पर दाब जो होगा वो कैसा होता है, समान होता है। इसको मैं कह देता हूं X और इसको मैं कहता हूं Y। X तथा Y सिरे पर दाब का मान समान होगा। यही बोला था भैया, पास्कल लॉ में यही पढ़ा था। प्रेशर दोनों जगह पे सेम है, तो प्रेशर अगर सेम है मतलब कह सकता हूं F1 अपॉन A1 बराबर होगा मेरे F2 अपॉन A2 के। मुझे इस बार F1 ही चाहिए, तो क्या मिल जाएगा भाई, F1 इक्वल्स टू A1 को इधर भेज दीजिए, तो F2 टाइम्स ऑफ A1 अपॉन में A2। फाइनली F1 इक्वल्स टू F2 टाइम्स ऑफ पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी F1 इक्वल्स टू F2 टाइम्स ऑफ R1 स्क्वायर अपॉन में R2 स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिए F1 की गणना, F1 की अभी गणना करनी है मुझे, तो F1 इक्वल्स टू बड़े ही आसानी से F2 का मान मुझे मिल गया है 13,220। R1 की बात करता हूं, R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ये 5 से 3 बार में कैंसिल हो गया, ये 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 भी कैंसिल हो। इस वाले में फर्क नहीं पड़ता, मैंने पीछे भी बोला था, ये नहीं भी चेंज करता चल जाता, रेशियो है ना, लेकिन प्रेशर में चाहिए पड़ेगा इसलिए कर लिया। आइए ये कितना बन जाएगा फाइनली, 13,220 गुणे 1 बटा में ये 3/9 हो गया। कितना हो गया, 3/9। 9 से इसको काट लेते हैं, 9 से अगर इसको काटेंगे तो कितने बार में जाने वाला है देखते हैं। 9 से इसको कैंसिल करके लिखता हूं, 9 एकम 9, 4 बचा 42, 9 चौके 36,
है ना, 36 और 6 42, 6 62 हो गया, तो 963 है ना, 963 हो रहा है और वो 62 हो रहा है, तो मतलब लेके जाना पड़ेगा एक बार कम में ही, है ना, 6 बार में लेकर के गए, 8 बचा, 80 हो गया। तो 9 9 कैसे होता है, मतलब 8 बार में फिर से चला जाएगा, ठीक है, 8 बार में जाएगा, 8 बचेगा, फिर से 8, ठीक है, 80, ये चलता जाएगा। तो ठीक है, 1468.89 ये हो गया मेरे F1 की वैल्यू, 1468.89, ठीक है ना, ये मेरे F1 की वैल्यू होगी, ठीक है। अभी इसको अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर इसको मैं इन जनरल लिखना चाहूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या, देखिए ना, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, 1 2 3 डिजिट पीछे खिसकाता हूं और उसको 1.5 कह देता हूं, ये हो गया मेरे F1 की वैल्यू, ये F1 की वैल्यू। ये कैसी वैल्यू, अप्रॉक्स लिख दिया, ये 1.468 चला था तो लिख सकता हूं ना 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब मुझे इससे क्या निकालना होगा, मुझे निकालना है भैया, मुझे निकालना है प्रेशर, ये कह रहे हैं ना दाब कितनी है, तो प्रेशर उठा करके निकाल लेते हैं फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स 1 अपॉन में एरिया 1 करके निकाल लेता हूं मैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं कहता हूं कि दाब बराबर होता है भैया बल बटा में क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल मतलब F1 कहता हूं, क्षेत्रफल का मतलब मैं कह लेता हूं A1। बल कितना आया भाई, F1 कितना आया, 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और एरिया कितना है, पहले वाले का एरिया निकालना, तो πr² करके एरिया निकालना पड़ेगा, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं πr1², मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.14 इंटू R1, इस R1 को निकालने के चक्कर में ही किया है पूरा मेहनत, 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो ये देखिए 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.14 इंटू 5 5 25 गुणे 10⁻⁻4, यही होगा। अब क्या करना है, ये डेसिमल ऑसिमल को थोड़ा सा पहले खेल लेते हैं, फिर इसके बाद बाकी की चीजें थोड़ी आसान लगने लग जाएगी। इस डेसिमल को उड़ाते हैं अगर, तो इसके बदले में नीचे क्या लिखते हैं, 1 10 का गुणा, इस डेसिमल को अगर उड़ाते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं, 100 का गुणा, ठीक है। अब 5 से काट लीजिए, 5 3 15, 5 5 25, तो कितना बन गया भाई, तो ये बना 3 बटा में, ये 5 से गुणा कीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 5 10 11, 3 से कटेगा तो नहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 10 की पावर कितना हो गया भैया, तो ये 10 की पावर 3 और 2 5 इंटू 10 की पावर ये -4 और 1, तो ये 10 की पावर कितना बन जाएगा, 10 की पावर -4 और 1 10 की पावर -3, तो ये ऊपर जाकर के हो गया 10 की पावर +3, ठीक है। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 18.7 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अगर इसको भी मैं थोड़ा सा खिसकाऊं इधर, तो ये 1.9 इंटू 10⁵ बनेगा पास्कल, 1.9 इंटू 10⁵ पास्कल। मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, ये देखिए ना, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1.9 इंटू 10⁵ पास्कल है, तो मुझे पता है 10⁵ पास्कल को जनरली हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही है 1 एटम, एक वायुमंडलीय दाब। हालांकि एक वायुमंडलीय दाब जो होता है ये हमें पता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, लेकिन समटाइम्स अप्रोक्सीमेटली 10⁵ को भी लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो दाब है ये बराबर है 1.9 टाइम्स ऑफ वायुमंडलीय दाब के।
ठीक है, यही पूछ रहे थे कि भैया एक वायुमंडलीय दाब के अकॉर्डिंगली आपको बतानी है। यहां पे क्या है ना, संपीड़ित वायु लगाती है, तो एक वायुमंडलीय दाब के अकॉर्डिंगली भी हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। क्लियर होगी बात? तो आप चाहें तो भैया इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं एंड फर्दर इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहां पर दोनों के मतलब कंबाइनली पूरा आंसर जो करना था हमने यह पूरे आंसर को कर लिया। ठीक है, तो यहां तक की बातें आपको क्लियर होगी आई होप। ठीक, हमने इस पर बेस जितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं हमने कर लिया। हमने दाब निकाल लिया, हमने आयतन समान रख करके बल की गणना कर ली, पहले और दूसरे में विस्थापन की भी बात कर ली कि भैया कितना विस्थापित हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो एक द्रव चलित लिफ्ट है, लिफ्ट का काम क्या था भाई कि आपने कम बल लगाया और दूसरी तरफ एक ज्यादा हेवी बल को प्राप्त कर सके आप, तो आपने वो भी काम कर लिया। आपने ये भी प्राप्त कर लिया कि इधर कितना विस्थापन होगा, थोड़ा सा विस्थापन करते दूसरी तरफ ज्यादा विस्थापन देखने को मिल जाए, या फिर इधर ज्यादा विस्थापन हो दूसरी तरफ कम विस्थापन देखने को मिल जाए, क्योंकि द्रव चलित जो लिफ्ट होती है उसमें यही काम करना भाई। तो ये सारी ही चीजें आपने यहां पर समझ ली, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी देख लिया, और क्वेश्चन देख लिए कितने आसानी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, बहुत टफ टिपिकल नहीं होते इसके क्वेश्चंस। तो करते हैं इस सेशन को हम यहीं कहीं पर समाप्त। ठीक है, इसी तरीके से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा हमेशा से कमिटेड एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ये सारे ही कोर्स कंटेंट हमारे पास आपको मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ये पूरे कोर्स कंटेंट आपको एनसीईआरटी बेसिस पर मिलती है। इसका मतलब होता है आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपको ये पूरा कोर्स कंटेंट इजीली एक्सेसिबल है, और ये पूरा कोर्स कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल है। और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नोट्स और ई बुक्स आप प्राप्त कर सकते हैं। सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर लीजिए। साथ ही साथ ये पूरे नोट्स और पूरे ई बुक्स आपको अब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी। कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम पूरे ही कोर्स कंटेंट आपके लिए लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार की कॉन्सेप्ट्स और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि भाई जवाबदारी पूरी है, पूरे न्यूमेरिकल्स आपसे बनेंगे, ऐसे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। तो अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।